चलिए, तो गेम क्या है, टसल क्या है, लड़ाई कहाँ हुई? देयर वाज अ प्रॉब्लम बिटवीन आर्टिकल 19(1)(f), 31 भी इसमें शामिल था, और 39(b) एंड (c). फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19(1)(f) रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी एज फंडामेंटल राइट, 31 भी उससे रिलेटेड था। तो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है इस कंट्री में, और हमें पता है आर्टिकल 13 में लिखा है फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अब्रिज्ड। इफ एनी लॉ अब्रिजेस और टेक्स अवे द फंडामेंटल राइट शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ठीक, अब आइए 39(b) और 39(c) की तरफ। इसमें क्या है भाई, एनीवन कुड रिकॉल? 39(b), 39(c). मैंने कल कहा था इसको थोड़ा संभाल के रखना, आपने संभाल के रखा नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ जी, ठीक है। 39(b) में है कि देश के मटेरियल रिसोर्सेस shall be so distributed that it will subserve common good, चंद हाथों में नहीं होंगे। और सी में था that economic operation will such functions that concentration of wealth will not happen। दो चीजें हैं, यहां तक पहुंच गए। अब प्रॉब्लम क्या आती है, लैंड इज अ प्रोमिनेंट मटेरियल रिसोर्स। सरकार की जिम्मेवारी है कि मटेरियल रिसोर्स ऐसे बांटे कि सबका भला हो सके। लेकिन आप आइए 1950 में, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा है, लैंड है किसके पास? मेजर पोर्शन ऑफ लैंड किसके पास है? जमींदार, जागीरदार, महाराजाज, नवाब एंड ऑल दैट थिंग। और बड़ा प्रॉब्लम जमींदारी सिस्टम का, जो पूरे एक सिस्टम के तौर पे एस्टैब्लिश्ड है। बदवा मजदूरियां चल रही हैं सर। तो एक प्रॉब्लम यह है कि सरकार अगर मटेरियल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करे तो उसको लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि लैंड कुछ हाथों में कंसंट्रेटेड है तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ में रिजल्ट होगा ही होगा। क्लियर? तो अगर 39(b) और (c) लागू करना है तो लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी। और छोड़ो इसको, हमने कहा डीपीएसपी को लागू करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि स्टेट के डिस्पोजल पे रिसोर्सेज नहीं है। तो अगर 1950s में उनको रिसोर्स बनाने हैं तो उनको लैंड का एक्विजिशन चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, सड़कें बनानी है, कहां बनेंगी? आजाद भारत में आपको एनर्जी सिक्योरिटी लेके आनी है, उस वक्त डैम बनाने थे, आज आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने हैं। कहां बनेगा डैम? जमीन पे बनेगा ना। स्कूल बनाने हैं, रेलवे लाइन, इसके लिए तो लैंड एक्वायर करना पड़ेगा। क्लियर? अब समझिए इस बात को कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद 39(b) और (c) को लागू करना है, और इसके अलावा बाकी भी अगर डीपीएसपी लागू करने हैं, लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही लैंड एक्विजिशन एक्ट आएगा सेंटर या स्टेट का, तुरंत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस फाइल हो जाएगा, और साथ के साथ ना वो एक्विजिशन रुकेगी सिर्फ, बल्कि वो लॉ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? यस और नो? इसका मतलब सरकार लैंड एक्वायर नहीं कर पाएगी सर। ठीक है, कंपनसेशन देने के लिए पैसे हैं नहीं सरकार के पास, ये भी याद रखिए। कहीं सोच रहे हो कि खरीद क्यों नहीं लेते हैं? 1950s वी आर नॉट हैविंग मनी। तो इसका तरीका क्या निकाला? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। बहुत हंगामा हुआ, बोले 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, 15 महीने नहीं चल पाया, अभी अमेंडमेंट करनी पड़ गई। क्या लिख रहे थे तब? तो बहुत सारे लोग कहते हैं प्रीमीडिएटेड था, आप मत लिखिएगा पेपर में। नाउ इट कम्स टू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ आर्टिकल 31A, 31B और शेड्यूल 9 ऐड कर दिया गया। सबसे पहले तो 31A में कुछ बाईपासेस तलाश किए गए। जैसे कहा गया कि फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ एस्टेट प्रॉपर्टी, उस एस्टेट की मैनेजमेंट सरकार अपने हाथों में ले सकती है फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन कितने टाइम के लिए? 5 महीने, 5 साल, 500 साल, ये नहीं बताया।
कोई बोर्ड है, कोई कॉरपोरेशन है, उसके डायरेक्टर्स के राइट्स को ये एक्सटिंग्विश कर सकते हैं या खुद के हाथों में ले सकते हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, मैं कहना ये चाहता हूं कि आर्टिकल 31 का इफेक्ट कुछ यूं था कि सरकार आपकी प्रॉपर्टी की ओनरशिप आप ही के पास रखेगी, मालिक आप ही हो, कब्जा किदा सरकार दा। तो बोले थोड़ा बहुत वो हो जाएगा कि हम तो प्रॉपर्टी एक्वायर कर ही नहीं रहे, लेकिन इससे भी जबरदस्त टूल क्या था, टूल बनाया गया 31B और शेड्यूल 9, जिसको कहते हैं क्लोज्ड शेड्यूल। वाई क्लोज्ड? आर्टिकल 31B said any law which is put under schedule 9 उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। आई रिपीट, जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी टेकन अपॉन द लॉज विच आर पुट अंडर शेड्यूल 9। अब अगर ये लॉ कोर्ट में ही नहीं जाएंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे डिक्लेयर होंगे? इसीलिए क्या क्लोज, क्लोज फॉर व्हाट? फॉर जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशरी की निगाह से क्या चीजें बचानी थी? आज भी आप शेड्यूल 9 खोल के पढ़ें, आपको 284 लॉ मिलेंगे इसके अंदर। मेजरली दीज आर लैंड एक्विजिशन एक्ट्स, कहीं लैंड रिफॉर्म एक्ट, कहीं लैंड एक्विजिशन एक्ट, कहीं जमींदारी अबॉलिशन, तो कहीं कुछ रख दिया इसके अंदर। और क्या करना शुरू किया? जमीन एक्वायर, बोले करो जमीन एक्वायर। तो लोग भागे भागे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के पास और एक केस फाइल हुआ, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1951 इटसेल्फ। जजमेंट भी आ गया। इस केस में फर्स्ट अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया। बोले सर ये तो सीधा सीधा फंडामेंटल राइट के ऊपर इंक्रोचमेंट है, प्रॉपर्टी एक्वायर हो रही है और वो भी आप गलत तरीके से कर रहे हैं, तो पहली अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड डिक्लेयर कीजिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने यहां एक नई इंटरप्रिटेशन रख दी यार। इसमें कहा गया कि आर्टिकल 13 में लिखा है एनी लॉ दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स शैल बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड। बट आर्टिकल 13 में जहां लॉ को डिफाइन किया है वहां तमाम वर्ड्स हैं, ऑर्डिनेंस, रूल्स, बाय रूल्स, नोटिफिकेशन, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो वहां लिखी नहीं है। समझ में आई बात? और फिर इसके आगे चलते हुए इंटरप्रेट किया कि सुनो, पार्लियामेंट के पास हैं दो तरह की लॉ मेकिंग पावर। एक ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग पावर जो 245, 246 से एमिनेट होती है, और है उनके पास एक स्पेशल लॉ मेकिंग पावर अंडर आर्टिकल 368 जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करते हैं। तो अब जो प्लीनरी लॉ मेकिंग पावर है अंडर आर्टिकल 246, 245, वो तो लॉ की कैटेगरी में आता है, तो हम उसका जुडिशियल रिव्यू ले लेंगे। लेकिन स्पेशल लॉ मेकिंग पावर अंडर आर्टिकल 368 जो आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन में नहीं आती, हम उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं लेंगे। मैं कहना यह चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ अगर कोई लॉ आ रहा है और फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नहीं कुछ कर सकते। ये तो भाई होगा। गेम क्लियर है? इसका मतलब सरकार की कोशिश पूरी तरह से कामयाब, सरकार को पूरी हरी झंडी, जाओ और करो जमीन एक्वायर। फिर कुछ और एक्ट, फिर कुछ और केसेस, जैसे 1965 में हुआ 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें 44 लॉ, 44 लॉ इकट्ठे ही शेड्यूल 9 में डाल दिए गए, लार्ज स्केल पे जमीन एक्वायर हो रही है। उसको चैलेंज किया गया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद ही रिआइट्रेट कर दिया, बोले हम क्या करें, नहीं कर सकते। ये सब मैटर चल ही रहे थे। इसी 17th अमेंडमेंट को गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1971 में चैलेंज किया गया, और इस बार क्रांति उठेगी पंजाब से। इसमें अब ये पुरानी सारी ही सीरीज जो चली आ रही है उसको चैलेंज कर दिया, और गोलकनाथ जजमेंट ने मतलब अपने पुराने सारे सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट को ओवररूल कर दिया, और सरकार की भी भारी बेइज्जती है। ऐसे बुला लिया, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बोले क्या लगा रखा है, स्पेशल लॉ, ऑर्डिनरी लॉ। पार्लियामेंट के पास सिर्फ एक पावर है लॉ मेकिंग की, और वो
13 के दायरे में आएगी, चाहे अमेंडमेंट भी हो। हम तो जुडिशियल रिव्यू लेंगे, ये क्या मजाक है कि अमेंडमेंट के साथ कुछ भी करो, कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा। और इससे भी भारी बेइज्जती है कि आपने कहा था ना 368 में स्पेशल पावर है, 368 में तो पावर है ही नहीं। मतलब यहां तक बात आ गई कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर ही नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल 368 में पावर वर्ड यूज ही नहीं हुआ था। ओरिजिनली 368 में था प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आप समझिए टेक्निकली कि यहां तो सिर्फ प्रोसीजर लिखा है, पावर कहां से ड्रॉ कर रहे हो, वही 245-46 से। अब आपका अमेंडमेंट के थ्रू किया गया भी वायलेशन जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा और हम जुडिशियल रिव्यू लेंगे। पहले तो ये सब खत्म करो। और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड्स प्लीज नोट कर लीजिए, गोलकनाथ जजमेंट आइटरेटेड fundamental rights are having transcendental and immutable position. Transcendental and immutable position मतलब कि आप इनको म्यूट नहीं कर सकते हैं। Fundamental rights are sacrosanct. Either by law, either by constitutional amendment, you cannot touch upon the fundamental rights. Be aware. At this moment, fundamental right got at zenith. Clear है यहां तक? पुराना सारा एक्विजिशन रुक गया, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये हो गई थी कि बहुत सारी ज़मीनें एक्वायर हो गई थी, वहाँ डैम बन गया था एंड ऑल दैट थिंग, तो इसको प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का काम दिया गया। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग कि इससे पहले जो एक्वायर कर लिए वो ठीक है, इसके बाद एक्वायर नहीं करोगे, क्योंकि अब सरकार वो ज़मीन वापस नहीं कर सकती थी। तो डैम तोड़ोगे क्या जाके, स्कूल तोड़ोगे, वो आप नहीं कर सकते। तो जजमेंट प्रोस्पेक्टिवली आगे से लागू होगी। यहां तक क्लियर जी? ठीक है, आइए आगे। 1971 और इंदिरा गांधी पावर में आ चुकी है। हालांकि 67 के अराउंड ही वो पावर सेंटर के अंदर हैं, लेकिन उससे पहले की गेम कुछ और चल रही है। 1971 ही वॉज क्लेमिंग द जेनेथ ऑफ पावर। बहुत सारे इश्यूज डील हो रहे हैं, ये इशू भी डील करना था, तो बुला लिए सारे अपने एमपीज और वो मिनिस्टर बोले इधर आओ। मैंने देखा बहुत दिनों से डिमोरलाइज घूम रहे हो, क्या हुआ, वाई सो सीरियस? तो कहते जी वो बहुत बेइज्जती हुई है जी, कोर्ट च गाना पैया। नहीं, क्या प्रॉब्लम है? बोले सिंपल समझाएं मैडम, तो ये है कि एक थी दीवार जैसे हम समझते थे बहुत कमजोर है, दूसरा था हमारा एक वेपन जिसे हम समझते थे एटॉमिक बॉम्ब है। कैसे? 368 के थ्रू अगर हम फंडामेंटल राइट भी वायलेट करेंगे तो आर्टिकल 13 उस पर अप्लाई नहीं होगा। आर्टिकल 13 ही है जो प्रोटेक्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को। इसकी आड़ में खड़े हैं ना, दैट एनी लॉ दैट टेक्स अवे और अब्रिज फंडामेंटल राइट शैल बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाइड। तो सर हमारी मिसाइल जाती थी, तेरा को तोड़ती थी, धुआंधार उड़ा रहे थे हम, जमीनें एक्वायर हो रही थी धड़ाधड़ धड़ाधड़। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर कहते जी तिरंगा मूवी वांग ऐसे मिसाइल जो किसी ने फ्यूज करते जो देखी हुए था कि क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तक कहता जी ये तो फुस पटाखा थोड़े कोल तो पावर ही नहीं आएगी, कोई स्पेशल पावर नहीं है। और दूसरा उन्होंने कह दिया है, बोले तेरा तो लागू होगा इसके ऊपर, ये तो कंध वाली चीन बन गया, वो चीन वाली कंध। ठीक है, तो तक इससे पहले की स्टोरी तो समझ में आ गई है ना, वही बैक स्टोरी है। इंदिरा मैडम को इस शब्दों में समझा दिया उन्होंने। फिर तो पता जट्टी है बरूद वर्गी, गेटिंग टू सीरियस टू टेक्निकल। मैडम ने कहा टेक अ चिल पिल, जो संविधान में नहीं लिया लिख देंगे, मेरे पास लाओ। एट दिस पीरियड ऑफ टाइम इफ यू सी मैडम इंदिरा गांधी टिल 76 शी वाज ट्रीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अ रूल बुक। चेंज कर देते हैं यार, क्या बड़ी बात है, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, 2-4 एमपी को वैसे दबका देंगे, कराएंगे वो पास सब। वही वाली गली क्रेडिट, एक टप्पा कैच आउट। मंगा लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड। क्या कहा गया सर? सर इसके साथ हुई 24वीं और 25वीं अमेंडमेंट। 24th अमेंडमेंट में यह कहा गया कि जो गोलकनाथ जजमेंट में लिखा है, अब ऑनलाइन भी कोई पूछ रहा था कि ऐसे कैसे कोर्ट के जजमेंट को बाईपास करने के लिए पार्लियामेंट लॉ ले आया। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, या तीसरा या चौथा या 10वां एग्जांपल दे रहा हूं। सबसे पहले आर्टिकल 13 में एक क्लॉज ऐड किया, कहा गया
आर्टिकल 13 डजंट अप्लाई अपॉन 368। यही था ना कि अप्लाई नहीं हो रहा, लिख दिया क्लॉज 4 में 368 पे अप्लाई होगा, और यहां पर भी एक क्लॉज ऐड किया दैट नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू 368। इम्यूनिटी, दीवार कमजोर वेपन मजबूत। बोले पर अभी बात नहीं बनेगी। बोले सुप्रीम कोर्ट वालों ने क्या क्या कहा था, एक एक चीज बताओ। बोले मैडम कहा था पावर नहीं है। बोले अच्छा मैं पावर बताती हूं। तो 368 का हेडिंग और पहला क्लॉज ऐड किया गया। जहां पहले लिखा था सिर्फ प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अब लिखा पावर एंड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर आप पहला क्लॉज पढ़ के देखिएगा इस आर्टिकल को, मजा आ जाएगा आपको। मैडम लिख रही हैं दैट द पार्लियामेंट मे इन इट्स डिस्क्रिशन, डबल डिस्क्रिशन यूज, मे खुद डिस्क्रिशन होती है, पार्लियामेंट मे इन इट्स डिस्क्रिशन बाय यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर can amend this constitution by addition, variation, repeal up to any amount। तो कीवर्ड्स अगर आप देखें, एक तो अपने ऊपर डिस्क्रिप्शन ले ली और वर्ड यूज किया क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। सो सिर्फ पावर नहीं है, पार्लियामेंट के पास कौन सी पावर है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, विच वॉज एंजॉयड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास एब्सोल्यूट पावर थी, वो संविधान को जैसा चाहते वैसे लिखते। अब इंदिरा गांधी, आप सोच के देखिए इंदिरा गांधी मैम क्या हासिल करना चाह रही हैं। अगर ये कंटिन्यू कर जाता तो आप सोच के देखिए पार्लियामेंट इस वक्त कितनी पावरफुल होती और पीएम कितना पावरफुल होता। ये मेजॉरिटी उसकी रूलिंग पार्टी में बैठे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ये सब कुछ कर दिया। फिर 25वीं अमेंडमेंट में यह भी लिख दिया कि अगर सरकार या पार्लियामेंट कोई लॉ लेके आती है 39 BC को लागू करने के लिए और 14 और 19 वायलेट होता है, ये सारी तो कहानी थी, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करेंगे। सारी तैयारी कर ली और बोले ठीक है अब देखते हैं कौन रोकता है, करो जमीन एक बार, लाओ लो। 25th अमेंडमेंट में कहा गया अगर सरकार 39B(C) को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ लेके आती है और उससे 14 और 19 वायलेट हो रहा है, 14 को हर जगह सीट लेते हैं यार ये लोग, इक्वालिटी है ना, और 19 में क्या है, प्रॉपर्टी, तो उसको आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करेंगे और ऊपर से उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा। इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, हम कोर्ट तक बात ही नहीं जाने देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन क्लियर? चलिए, इसके बाद टोटल कंफ्यूजन केओस का वक्त चल रहा है। इसी सब में मल्टीपल कोर्ट से होता हुआ और ऐसे मल्टीपल केसेस पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट, एंड फाइनल वर्डिक्ट केम विद केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ईयर जरूर याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1973 को रिजल्ट आया था इसका। नाउ व्हाट इट कम्स, अब तक एक गेम सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ चुकी है कि यार सरकार ये जो जमीनें एक्वायर कर रही है ये खुद अपनी जेबों में नहीं डाल रहे हैं, लेकिन यार डीपीएसपी को तो लागू कर रहे हैं, और वो भी डीपीएसपी पढ़ के समझ नहीं पा रहे थे कि कितनी इंपॉर्टेंट है लागू होने के लिए, कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान में आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच बनाई गई, 13 जज बेंच। 13 जज थे, क्योंकि गोलकनाथ में थे 11 जज। आपको किसी अर्लियर जजमेंट को ओवररूल करना हो तो आपको लार्जर बेंच चाहिए। 13 जज बेंच बैठ गई और उसके बाद यही सारे इश्यूज डिस्कस किए गए। अब इसमें 25th अमेंडमेंट भी चैलेंज कर ली गई थी। तो सबसे पहले तो आइए 25th अमेंडमेंट पे इसका क्या असर रहा। तो 24th अमेंडमेंट में जैसे एक क्वेश्चन ये था कि क्या पार्लियामेंट खुद आर्टिकल 368 को अमेंड कर सकती है? 368 में अमेंडिंग पावर है, क्या उसका यूज करके 368 को भी अमेंड कर सकते हैं? आंसर इज यस, वो ठीक है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आपने वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पावर यूज किया है, दिस इज नॉट अलाउड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर वाज एंजॉयड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया।
लेकिन यू एज अ पार्लियामेंट ड्राइव योर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पावर नहीं होगी, बल्कि आपके पास तो उतनी पावर होगी जितनी कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया। तो ये लिमिटेशन है आपके ऊपर, और आपकी अमेंडिंग पावर भी लिमिटेड है। यू कैन नॉट किल द वेरी कॉन्स्टिट्यूशन यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इटसेल्फ। आज आप कह रहे हो कि हम कितना भी बदल सकते हैं, आज आप 5 आर्टिकल बदलोगे, कल को 100 बदलोगे, 250, आप सारे आर्टिकल, आप तो नवा संविधान लिख दोगे। और आप क्यों सर, हर बार पार्लियामेंट में जिसकी मेजॉरिटी आएगी वो नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख लेगा अपने हिसाब से। यस और नो? ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मार सकते। वी कैन नॉट बी म्यूट स्पेक्टेटर। तो वकीलों ने कहा फिर सर आप ही बता दो क्या लिमिटेशन। बात तो आप किसी की मान नहीं रहे हो, कितने आर्टिकल अमेंड कर सकते हैं? बोले हम ये कुछ नंबर में नहीं पढ़ रहे। यू कैन अमेंड दिस होली बुक up to your wishes n number of time, but you cannot violate basic structure। वकील हैरान परेशान, बोले सर हमने भी संविधान पढ़ा, कहां लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर? किसी आर्टिकल में नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तोहफा हमने खुद को दिया है। दिस इज अ जुडिशियल इनोवेशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसको लिख लीजिए थोड़ा सा। Basic structure, there are certain inviolable characteristics in the constitution, inviolable characteristics in the constitution which cannot be violated even by amendment। तो भाई देखिए इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। आप जितना मर्जी बदल लो वो बेसिक कैरेक्टर नहीं चेंज होंगे, और उसकी कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। डिफरेंट केसेस में डिफरेंट एलिमेंट को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाया गया, नोट्स में आपको मिल जाएगा। जैसे सेक्युलरिज्म, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, इस तरह की चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं। एनी डाउट? हाँ जी। इवन बाय द अमेंडमेंट, आप अमेंडमेंट करके भी वो कैरेक्टरिस्टिक वायलेट नहीं कर सकते। क्लियर? यहां तक क्लियर? एनी डाउट? चलिए। 368 में कॉन्स्टिट्यूएंट पावर की बनाई, उसकी पहले आपने क्या बोला? मे इन इट्स डिस्क्रिप्शन। नहीं कर सकते। क्या बोल दिया मैंने? कैसे सर प्रोसीजर लिखा हुआ है? पावर एंड प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है? पहले ये लिखा था 24th अमेंडमेंट में पावर एंड प्रोसीजर यूज कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, पावर है उनके पास, कर सकते हैं अमेंड, कोई दिक्कत नहीं है। पावर वर्ड तो है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर नहीं है। एक हद तक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर तो अनलिमिटेड है। अब आप एक लिमिटेड हद तक ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं। तो मैं अगर एक लाइन में कहूं दैट इट इज अ केस दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर, आप वो नहीं वायलेट कर सकते। सो इसका मतलब पार्लियामेंट के पास अनरिस्ट्रिक्टेड अनलिमिटेड पावर नहीं है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वो स्ट्राइक डाउन कर देंगे। 99th Constitutional Amendment NJAC, National Judicial Appointment Commission. It was declared Skara versus Union of India 2015 as unconstitutional and void because it was an attack of independent judiciary, which is a part of basic structure. रोक देंगे वो सर। क्लियर है जी? यहां तक क्लियर है? क्लियर है? ओके। अच्छा, इसी की कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। जैसे 24th अमेंडमेंट में मैडम इंदिरा गांधी ने एक और काम किया था, that president was constitutionally bound to give his assent to the constitution amendment bill।
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे प्रेसिडेंट कोई वीटो यूज नहीं कर सकते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ असेंट ही देनी पड़ेगी। क्लियर है यहां तक? तो चलिए, केशवानंद भारती में क्या आ गया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ गई है, और एक मिड पाथ सा मिल गया कि ठीक है यार, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं, बाकी तो कर लेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है सर, नाउ यू हैव टू फॉलो। हाँ, इंटरप्रिटेशन है इनकी जजमेंट है, जजमेंट में लिखा हुआ है, अब आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या एक्ट तो अभी लाएंगे इंदिरा गांधी, अभी खत्म नहीं हुआ है, चलते चलिए, अभी जिंदा है, टाइगर जिंदा है अभी। चलिए, यहां तक पहुंच गए आप। इसके अलावा मैंने एक इंफॉर्मेशन आपको और दी थी, 25th अमेंडमेंट में मैडम ने कहा था कि अगर 39BC को लागू करने के लिए 14-19 वायलेट होता है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा और आप उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते। इस जजमेंट में वो हाफ आर्टिकल स्ट्रक डाउन, तो कहा गया ठीक है, बाकी चीजें आपकी ठीक है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, लेकिन जुडिशियल रिव्यू आप नहीं रोक सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बहुत मजेदार, जुडिशरी को जो चीज प्रोटेक्ट करनी होती है उठा के बेसिक स्ट्रक्चर में डाल देंगे वो लोग। क्लियर है यहां तक? तो सर एक मिड पाथ सा आ गया, सरकार को भी लग गया अगर प्रॉपर्टी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है हम उठा लेंगे, जो बाद में रखी भी नहीं गई। क्लियर? और पार्लियामेंट की भी पावर के ऊपर एक चेक आ गया, एक बैलेंसिंग एक्ट हो गया। लेकिन याद रखिएगा, अब इससे ज्यादा नहीं, फिर है ना कहानी लंबी हो जाती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल फिनोमेना है। पहली बात तो इसके ऊपर जुडिशियल कंकरेंसी नहीं है, ये वर्डिक्ट आया ही 7-6 से था। 13 जज थे, 7 ने कहा बेसिक स्ट्रक्चर है, 6 ने कहा नहीं होता ऐसा कुछ, मन का वहम है। तो अगर एक जज भी इधर उधर हो जाता तो कहानी कुछ और थी। क्लियर है यहां तक? चलिए, सो ये आपको लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। देन यू कम टू अगेन दिस थिंग, जस्ट द क्लोजिंग पॉइंट। देखिए आने वाले basic structure isn't it a good part? लेकिन हम कह सकते हैं कि मतलब एक तरीके का चेक पे या पार्लियामेंट पे सी, मैं बताता हूँ, ये एक लार्जर डिबेट का वो हो जाएगा। आप इंडिया में कहें तो टिल फार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन हैज प्रोटेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, क्योंकि अगर ये ना होता तो पार्लियामेंट बहुत पावरफुल हो गई होती है, वीजा विज गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हो गई होती है। तो अथॉरिटेरियन रिजीम के आने के बहुत चांसेस हैं, उन्हीं मर्जी से कुछ भी करते हैं, आप रोक नहीं पाते। तो चेक्स एंड बैलेंस तो क्रिएट हुआ है ना? तो टिल फार हमारे पास पॉजिटिव्स ज्यादा हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिर ऐसी चीजों से जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत बढ़ गया है। जुडिशरी अपनी रेंज से बाहर जाके इंटरप्रिटेशन कर रही है, तो फिर क्या हो रहा है कि सरकार के ऊपर कई बार अनरीजनेबल चेक भी लग जाता है। इस जजमेंट के बाद और जजमेंट के साथ में जुडिशरी ने अपनी पावर बहुत एनहेंस किया, तो वो अदर साइड ऑफ स्टोरी है। क्लियर? बट टिल फार इट हैज सर्व्ड गुड। ओके जी, 24-25 हो तो गई, आ गया। Next topic. कुछ नहीं है, वो मैंने क्रोनोलॉजी बना दिया, दिखा दूंगा, अभी कहानी कंप्लीट करने दीजिए। ओके, ये सब आ गया। प्रॉपर्टी एक्वायर करने का राइट मिल गया था, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी वाज नॉट अ बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट, सरकार कर रही थी, लेकिन चैन कहाँ है? ड्यूरिंग 42nd अमेंडमेंट अगेन द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, मैं इंदिरा मैम बार बार इसलिए ले रहा हूं कि आपको वो वक्त याद रह जाए, ये टीचिंग का एक मेथड है। डू नॉट नेम एंड शेम इंदिरा मैम, क्योंकि ये सब पार्लियामेंट कर रही है। मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूं वो वक्त में आप थोड़ा ट्रेवल कर लें। तो इस तरह से पीएम्स के नाम बहुत ज्यादा नहीं लेने होते, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करें, आप पार्लियामेंट यूज करें। मेरी मजबूरी है कि थोड़ा उस जोनर में ले जाना चाह रहा हूं मैं आपको, ठीक है? चलिए, व्हाट पार्लियामेंट ट्राइड, क्या केशवानंद भारतीय जजमेंट भी बाईपास करते हैं? अच्छा, जो अभी किसी ने सवाल पूछा था कि कैसे वायलेट कर सकते हैं, सो
यार ये सारी स्टोरी आप देख रहे हैं कि ये ऐसी चल रही है, जजमेंट आ रहा है, अमेंडमेंट आ रहा है, अमेंडमेंट को बाईपास करने के लिए फिर जजमेंट आ गई, तो फिर जजमेंट को बाईपास करने के लिए फिर अमेंडमेंट आ गई। तो अब आइए 42nd अमेंडमेंट पे, आर्टिकल 368(4) एक नया क्लॉज ऐड किया, बोले नो जुडिशियल रिव्यू फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। वापस जाना उसी चीज पे कि अमेंडमेंट के लिए जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। और फिर 368 में एक 5वां क्लॉज ऐड किया, नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केसवानंद में यही तो था कि लिमिटेशन लगा दी आपके अमेंडिंग पावर के ऊपर, ये फिर से लिख रहे हैं नो लिमिटेशन ऑन व्हाट। ये आर्टिकल पढ़िएगा, बहुत मजेदार है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी वर्डिंग नहीं होती है। ये आगे लिखता है फॉर द रिमूवल ऑफ एनी डाउट इट इज एक्सप्लेन्ड हियर बाय। जे किसी ने कोई शक हजे भी रह गया हो तो हमें और एक्सप्लेन कर देनी है, इस तरह का वर्डेड आर्टिकल है। तो केशवानंद भारती की दो इंपॉर्टेंट चीजें जो थी, अमेंडमेंट के ऊपर लिमिटेशन और कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के ऊपर लिमिटेशन, दोनों को डन अवे करने की कोशिश की। बट फाइनली इन मिनर्वा मिल्स 1980, 368(4) and 5 both declared unconstitutional and void. And Minerva Mills reiterated basic structure doctrine provided by the केशवानंद भारती जजमेंट। और मिनर्वा मिल्स में एक और चीज कही थी कि यार ये भी खत्म करो तुम, फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी, कौन ऊपर है कौन नीचे है। सो देयर शुड बी अ बैलेंस एंड वी विल यूज, अगर हमारे पास केस आएगा तो विल यूज हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन डॉक्ट्रीन, कि हम हार्मनी बिठाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है यहां तक? सो फाइनली मिनर्वा मिल्स के बाद सरकार की तरफ से ऐसी कोई चीज नहीं हुई है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज सेटल्ड एंड हियर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एनी डाउट प्लीज आस्क, प्लीज आस्क। हाँ जी, कोई से नहीं है। एक्ट को, हाँ जी बिल्कुल लेने पड़ेंगे। अगर बीएनएस बना है तो बीएनएस के अकॉर्डिंग फैसले लेने हैं। हाँ जी बना सकती है, बिल्कुल नहीं रह जाता। लेकिन अब आइए सारे रूल से बाहर, अगर कोई जाके उस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को ही चेक कर दे, तब जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, तब वो उस एक्ट को सेट असाइड कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जुडिशियल रिव्यू सुयो मोटो नहीं लेते हैं नहीं। हाँ जी क्लियर। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये याद रखिए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल टिल नाउ। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट प्लीज आस्क। अभी आ जाते हैं उस चीज के ऊपर, दो चार कल्मिनेशन पॉइंट में बता देता हूं। अभी यहां तक ठीक है? तो इससे पहले हमने जब शुरुआत की थी, इसी सब के बीच में हुआ ये कि जनता पार्टी आ गई और जनता पार्टी ने 44th अमेंडमेंट कर दी इन 1978 इटसेल्फ। और 44th अमेंडमेंट 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी वाज अबॉलिश्ड एज अ फंडामेंटल राइट एंड 300A में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट कर दिया। अब जो मैंने शुरुआत में कहा था दैट स्टेट कैन नॉट टेक अवे और अब्रिज द फंडामेंटल राइट्स, यहां तो एक अमेंडमेंट ने आर्टिकल या फंडामेंटल राइट आपका डिलीट ही कर दिया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट कंसिडर्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर्स पार्ट।
एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली। अदरवाइज तो पहले डिलीट कर देते हो, 24वीं अमेंडमेंट में मैडम ही डिलीट करवा देती, गेटिंग माय पॉइंट, इसलिए बाद में। So now it's a constitutional legal right. अलग अलग केसेस में, अलग अलग केसेस में, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अलग अलग केसेस में डिफरेंट लिस्ट है, नोट्स में आपको मिल जाएगी। डन विद डन विद डन विद। करना क्या है, थोड़ी सी क्रोनोलॉजी याद रह जाए तो बेहतर है, क्रोनोलॉजी ऑफ केसेस याद रह जाए, और उसमें यार ज्यादातर क्वेश्चन केसेस के ऊपर आते हैं कि कौन से केस ने क्या कहा, जैसे हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी मिनर्वा, फंडामेंटल राइट्स आर हैविंग ट्रांसेंडेंटल इम्यूटेबल पोजीशन गोलकनाथ। तो इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लोकेट कर लीजिएगा। क्या कभी फ्यूचर में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को भी ओवरटर्न कर सकती है? यस, हाईली पॉसिबल। चलिए, लेट्स बिगिन विद यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5। ओके, ऑनलाइन ऑडिबल है? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, हाँ जी, चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 17। हाँ, डिफरेंट वर्ड नहीं, देखिए आप फिर से समझिए कि मैंने क्यों करवाया इसके साथ। पार्ट 17 तो अलग से कर ही लेंगे, क्योंकि वहां पे स्पेशल डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं। तो कई बार अगर वो आपको डीपीएसपी और स्पेशल डायरेक्टिव्स पे कुछ क्वेश्चन मिक्स पूछ दें, तो आप आइडेंटिफाई कर पाए डीपीएसपी में क्या है, स्पेशल डायरेक्टिव्स में क्या है। क्या हाउ इट गोज। चलिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव, सो व्हाट वी आर गोना कवर, दैट पार्ट 5 हम कवर करेंगे। प्राइमरली इसके अंदर वी विल बी कवरिंग, वन इज ऑफ कोर्स यूनियन एग्जीक्यूटिव, देन लेजिस्लेटिव, देन जुडिशरी। When I call union, that means central setup. तो सेंट्रल लेवल पर 3 organ of the state, executive, legislature, the parliament of course, and judiciary। एक ही गो में कर देंगे जुडिशरी। जुडिशरी वैसे भी हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड है, फेडरलिज्म में नहीं है हमारे यहाँ जुडिशरी, फेडरल जुडिशरी हम नहीं रखते हैं। क्या कॉन्सेप्ट आगे देख लेंगे। नाउ यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या कवर हम करने वाले हैं। पहले तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है एमसीक्यू का कि व्हाट कंप्राइजेस यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन कौन सी अथॉरिटी को मिला के बना हुआ है, तो क्रिस्टल क्लियरली याद कर लीजिए। वन इज प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल। जी क्या बोलिए बोलिए। अगर आपने बोला है, मैंने सुना नहीं, अगर आपने बोला है तो ये गलती हम जिंदगी में दोबारा कभी नहीं करेंगे। हालांकि हम सीएजी पढ़ेंगे इसके साथ, क्योंकि सुटेबिलिटी हो जाती है, बट सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट टेक्निकली पार्ट ऑफ। इस क्वेश्चन में है कि ये रहेगा, ठीक है। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या वो अलग में पीएम भी डाल सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलग ऑप्शन पीएम, तो दोनों काउंट हो जाएंगे। इसके अलावा पार्लियामेंटेरियन, अगर एमपी वो लिख रहे हैं तो वो तो वैसे भी लेजिस्लेचर का पार्ट है। एग्जीक्यूटिव का कहां से हो गया, जजेस जुडिशरी का पार्ट है, एग्जीक्यूटिव कहां से हो गया। तो कुल जमा ये अथॉरिटी याद रखेगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। या सॉलिसिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है क्या, वो हम आगे देख लेंगे। और यही सारी अथॉरिटी हम कवर करने जा रहे हैं। लेट्स गो विद द प्रेसिडेंट। ओके, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रेज योर हैंड विदाउट एनी लिपसिंग। हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? करंट ही पूछ रहा हूं यार, रेज योर हैंड। मैं कसम से जहर खा के मरूंगा आज। ये हाथ वैसे ही उठा लो यार, मरने तो मत दो मुझे। ओके 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 ओके, ठीक है, पुट डाउन पुट डाउन। अब नहीं, अब यार ये थोड़ी बताऊंगा मैं, वैसे ही जहन में आ गया। मनीष सर ने अपना स्टेटस पे आज लगाया हुआ था हिमाचल प्रदेश की कोई रिपोर्ट, उसमें सीएम साहब गए किसी स्कूल के दौरे में, और वहां पर ज्यादातर बच्चों से पूछा गया प्रेसिडेंट कौन है, तो बस एक ही नाम, नरेंद्र मोदी।
बहुत सारे बच्चों ने कैपिटल क्या है बोले शिमला थोड़ी है, वहां से बस मेरे जहन में आ गया, चलिए पता कर लीजिएगा। ओके, वी देखिए 2 पिलर में करेंगे प्रेसिडेंट को। एक स्टैटिक सा पोर्शन, वो उसमें ना कुछ समझाने को है नहीं, दैट इज मोर टू ईदर रीड और लर्न और लिसन एंड लर्न। तो कोशिश कीजिए, हमारे पास वक्त कम है, आज ही सुन के इसी वक्त याद कर लीजिएगा, साथ साथ याद करते चलिएगा। जैसे क्वालिफिकेशन, जैसे इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्शन, इंपीचमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपको बहुत ज्यादा जाके रिवाइज ना करना पड़े, यहीं बैठ के याद कर लीजिए। हम ये सेग्रीगेशन थोड़ा तोड़ेंगे, अब थोड़ा वार्म अप हो गया है, वार्म क्या आधा तो क्लास हो गई है। क्या आप ये ना सोचा करें यहां बस बैठ के मैं पैसिमिस्टिक अप्रोच के साथ सुनता रहूं और फिर मैं घर जाके रिवाइज करूंगी और फिर पक्का कर लूंगी इसको, नहीं। कोशिश करें क्लास में ही वो चीजें याद हों, और सिर्फ इतना ही फर्क है कि आप थोड़ा और अटेंटिवली सुन लेंगे, कॉन्शियस एफर्ट लगा देंगे, वो चीज याद सी रह जाएगी। या थोड़ा बहुत पेन चला लिया गीजर तो मसल मेमोरी में चला जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो एक स्टैटिक सा पोर्शन है जिसमें हम क्वालिफिकेशन, इलेक्शन और इंपीचमेंट देख लेंगे, और दूसरा है पावर्स एंड फंक्शन, जहां थोड़ा डायनेमिज्म है, तो उसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी कर लेंगे। चलें? ओके, लेट्स गो। प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 52 creates the position that there shall be a president of India, होगा ही होगा। Then under article 53 it is mentioned that all the powers of union executive shall vest in the president। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ड्यूअलिटी ऑफ हेड होता है, एक है आपके हेड ऑफ स्टेट जो होंगे प्रेसिडेंट, और दूसरे हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होंगे प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? देन इट कम्स टू क्वालिफिकेशन एज प्लेन एज इट इज। हर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया इज अ थंब रूल। एक और चीज से कंफ्यूज मत कीजिएगा, कई बार डाल देते हैं पेपर में कि बॉर्न सिटीजन होना चाहिए, एक्वायर्ड वाला नहीं चलेगा। अब ये सब यूएस की गेम है। यूएस में गेम ये है कि प्रेसिडेंट वही बन सकता है जो वहां का बॉर्न सिटीजन है, और इसके आगे की भी शर्त ये है कि कम से कम 14 साल यूएस में रहा हो। ऐसा नहीं कि बॉर्न होके बाहर ही रहता रहा। वहां पे एक्वायर्ड सिटीजनशिप वाला बंदा प्रेसिडेंट नहीं बनता। लेकिन हमारे यहां सिर्फ सिटीजन की ही प्रोविजनिंग है, वो चाहे बॉर्न है वो चाहे एक्वायर्ड है। तो क्या मैडम सोनिया गांधी कभी प्रेसिडेंट बन सकती हैं? एक्वायर्ड सिटीजनशिप है उनके पास, बन सकती हैं। वो तो बहुत कंट्रोवर्सी भी रही थी कि मैडम ने मनमोहन सिंह साहब को पीएम इसलिए बनाया क्योंकि पीएम यहां पर एक्वायर्ड सिटीजनशिप वाला नहीं बन सकता है ना। ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ, इजीली बन सकता है। क्लियर यहां तक? ओके। देन एज अबव 35 ईयर ऑफ एज, या अभी भी ये ट्रेंड है, पता नहीं मुझे क्यों पूछते हैं। जैसे 4 स्टेटमेंट डालेंगे किसी भी अथॉरिटी के साथ, एक स्टेटमेंट एज का पूछ लेंगे कितनी है, वाहियात सी स्टेट, पर फिर भी अभी चलन है। तो अलग अलग अथॉरिटीज के साथ याद कर लेंगे, वो एंड तक जब हम पंचायत तक पहुंचेंगे तब क्रोनोलॉजी बना लेंगे। अभी कितनी है? 35 ईयर फॉर प्रेसिडेंट। दिस इज सेम फॉर वाइस प्रेसिडेंट, दिस इज सेम फॉर गवर्नर। 3 लोगों के लिए अभी याद कर लीजिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर। मिनिमम 35 ईयर ऑफ एज। देन क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। इसका मतलब लोकसभा का एमपी बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए इन एनी लॉ, वही रिक्वायर्ड है प्रेसिडेंट बनने के लिए भी। फर्दर, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको पार्लियामेंट के साथ डील कर लेंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 102 स्पेशली, बट इट इज नॉट डिफाइंड। सो अभी आप ये मान के चलें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है सरकारी नौकरी, और ये हमारे यहां एक थंब रूल है, फ्रॉम पंचायत टू प्रेसिडेंट। अगर किसी ने इलेक्शन लड़ना है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, रिजाइन करके आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो अगर आपके मन में ख्याल है कि 10-12 साल पीसीएस सर्व करने के बाद आई विल ज्वाइन द पॉलिटिक्स, मैं पिंड दी सरपंची लेनी है, तो सर मैम आपको जॉब से रिजाइन करके इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? ओके। देन इट कम्स टू, अच्छा इसमें एक चीज और नोट कर लीजिएगा, हालांकि मैंने एमसीक्यू में करा दी इसकी डिटेलिंग, थोड़ा मैं ऐसे टिडबिट से डिटेलिंग वहां पे कर रहा हूं। तो जैसे कुछ पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एग्जम्प्ट कर दिया गया है फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जैसे प्रेसिडेंट साहब खुद रिइलेक्ट होना चाहें तो क्या उन्हें भी रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी तो वो भी विड्रॉ कर रहे हैं।
कोई गवर्नर इलेक्शन लड़ना चाहे तो क्या रिजाइन करना पड़ेगा? मिनिस्टर लड़ना चाहे तो क्या रिजाइन करना पड़ेगा? इन कुछ पोस्ट को एग्जम्प्ट कर दिया गया है। क्लियर? माइनर इंफॉर्मेशन। देन 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर एज सपोर्टर्स। इसको थोड़ा होल्ड पे रखिए, इलेक्टोरल कॉलेज की बात कराता हूं। और 15,000 रुपए की सिक्योरिटी विद आरबीआई, नॉट एसबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 15,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी होगी। एनी डाउट? एनी डाउट? फर्स्ट, इन केस कुछ अपडेट हो फ्यूचर में, वेरी गुड। दूसरा, एडिशनल क्वालिफिकेशन लाइक रजिस्टर्ड वोटर इन एनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। फर्दर, अगर 2 साल से ज्यादा की कन्विक्शन हो गई है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, ऑटोमेटिकली इंप्लाइज टू प्रेसिडेंट। बस तो सारे ले आइए यहां पे, आप वो भी लग जाएंगे। क्लियर? चलिए सर, मूविंग टू इलेक्टोरल कॉलेज। नाउ प्रेसिडेंट का इलेक्शन इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्ट नहीं है। सो प्रेसिडेंट is indirectly elected by the people of India through an electoral college. तो हम एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म करते हैं, सिर्फ यही लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करेंगे। कौन कौन है? इलेक्टेड एमपीज, लोकसभा प्लस राज्यसभा, all the elected MLAs in the states and all the elected MLAs in Delhi and Puducherry. क्लियर यहां तक? इसमें हाँ, मैं आता हूं उस चीज के ऊपर भी। इसमें ये याद रखिएगा, एक तो है कि इलेक्टेड का, अगर मैं कह दूं ऑल द एमपीज, आंसर इज रॉन्ग। तो पहली चीज अगर आप लिख रहे हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स डू नॉट टेक पार्ट, राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड है, वो पार्ट नहीं लेंगे। दूसरा, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स डू नॉट टेक पार्ट, कुछ राज्यों में काउंसिल भी है, वो नहीं पार्ट ले रहे हैं। क्लियर यहां तक? और फिर आइए आप दिल्ली एंड पुडुचेरी के। तो एक तो आप इलेक्टोरल कॉलेज चेक करेंगे तो आप क्या चेक करेंगे? इलेक्टेड। ठीक है? हाँ, कौन सी काउंसिल की बात कर रहे हैं? यू आर टॉकिंग अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ये इलेक्टेड हैं या? इसमें इलेक्टेड भी होते हैं और 1/6 गवर्नर कैन नॉमिनेट एज वेल। एग्जैक्टली, जी हाँ। ओवरऑल जितनी भी स्ट्रेंथ है, क्योंकि उसका 1/6 इज नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, तो नॉमिनेटेड भी है। हाँ जी, क्लियर? बट लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट नहीं कर रही है। ठीक है यहां तक? अब आइए इस तरफ। तो अगर ऑप्शन ये आ जाए अब के यूटीज विद लेजिस्लेचर, ये नहीं है। JNK लेजिस्लेटिव असेंबली विल नॉट टेक पार्ट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, क्योंकि जब आप इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो वहां स्पेसिफिकली लिखा है दिल्ली एंड पुडुचेरी। या तो आप अमेंडमेंट करके JNK भी लिखिए, वो अब तक हुआ नहीं है, तो JNK विल नॉट टेक पार्ट। या तो यहां लिखा होता यूटीज विद लेजिस्लेचर। क्लियर हो जाती है? और मजेदार बात यह है कि खुद ये 2 यूटीज, ये तो खुद अमेंडमेंट के थ्रू आई इलेक्टोरल कॉलेज में। ठीक है? सो इट इज, आई बिलीव, क्या 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, उसके थ्रू दिल्ली और पुडुचेरी को ऐड किया गया और इन्होंने 1995 के इलेक्शन से पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। क्लियर है यहां तक? बस इतना याद रह जाए तो काफी है। तो इलेक्टोरल कॉलेज याद रह जाएगा। अभी बता दो क्या है जल्दी से? इलेक्टेड एमपीज, इलेक्टेड एमएलएस दिल्ली एंड पुडुचेरी, बात खत्म। ओके, कम टू इलेक्शन। सो हियर इट कम्स, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड on the basis of proportional representation, single transferable vote, in secret ballot after achieving the majority of votes.
इसको भी याद कर लीजिएगा और इन चीजों को समझ लेते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पहली चीज यूज की जाएगी। पहले से पकड़िए क्या है, लूज टर्म्स। सीक्रेट बैलेट क्या होता है? Hidden voting. बस जो वोटर है सिर्फ उसको पता होगा मैंने किसको वोट किया, और किसी को नहीं पता होगा। व्हाट इज मेजॉरिटी वोट्स? मेजॉरिटी वोट्स होता है जितने भी टोटल वैलिड वोट्स पोल हुए उसका मोर देन 50% लेना है। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए वो जीत गया। जितने टोटल वैलिड वोट्स पोल हुए हैं उसका 50%। क्लियर है यहां तक? ओके इसमें एक चीज फिर मैं मिस कर जाऊंगा, अभी समझ लेते हैं। अब ये बताइए इलेक्टर कौन है? इलेक्टर कौन है प्रेसिडेंट इलेक्शन में? These elected MPs, this. Now we come to this thing जो ये शर्त थी, 50 electors as proposer and another 50 as seconders or supporters. सेकेंडर भी कहा जाता है इसको। तो इसका मतलब जब नॉमिनेशन पेपर फाइल करने कोई जाएगा प्रेसिडेंट के, वो अपने नॉमिनेशन पेपर पर 100 MP MLA के साइन लेकर जाएगा, तब उसका नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट होगा। इसीलिए इन दिस कंट्री हम सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि कोई भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। इन प्रैक्टिकल इट इज हाईली पॉलिटिसाइज्ड इलेक्शन। क्लियर है यहां तक? आगे आइए, अब समझते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। वी द सिटीजन ऑफ इंडिया व्हेन वोट इन MLA और MP इलेक्शन, वी आर हैविंग वन वैल्यू फॉर आवर वोट। हमारे वोट की वैल्यू एक है। क्यों? क्योंकि उस वक्त मैं खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेकिन जब ये इलेक्टेड MP और MLA वोट करने जाएंगे तो सर ये खुद को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, ये तो जिन्होंने उनको चुन के भेजा उनको वोट कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में क्या कहा था? मैंने कहा प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। तो आपको डेमोक्रेटिक पूरा लिंक क्रिएट करना है, तो आप क्या करेंगे? अब MP और MLA का वोट वैल्यू डिसाइड किया जाता है। वोट वैल्यू निकालेंगे आप, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक फॉर्मूला है। और वोट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एज एन MLA जितनी पॉपुलेशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसी प्रोपोर्शन में मेरे वोट की वैल्यू होगी। मेरी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, प्रोपोर्शनल टू द पीपल आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर। तो ये कैसे पता लगेगा कि मैं कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं? तो याद रखिए MLA जो होता है सिर्फ उनका MLA नहीं है जिसने उनको वोट दिया है, वो तो सबका MLA। तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन के बेसिस पे ही मेरी वोट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आ जाइए फॉर्मूला के ऊपर। क्या फॉर्मूला दिया गया है? यार देखो वैसे पहले एक सिंपल समझो क्या है फॉर्मूला, अगर ऐसे निकालना हुआ तो MLA के वोट वैल्यू निकालने के लिए अब आप हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके तो वोटर नहीं ढूंढते फिरोगे। व्हाट यू विल डू दैट, ऐसा करते हैं स्टेट की टोटल पॉपुलेशन उठा लेते हैं। सपोज पंजाब 3 करोड़ एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MLAs, डिवाइड करोगे तो पता लग जाएगा एक MLA के पीछे कितने बंदे होने। बेसिक, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल, बस इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस है, थोड़ा टेक्निकल कर दिया उसको। सो वोट ऑफ एन MLA, वोट वैल्यू ऑफ एन MLA, it comes with total population of the state divided by total number of elected MLAs, plain and simple. But census will be as per 1971. और जब आप करोड़ों की पॉपुलेशन को डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट से डिवाइड कर रहे हो, नंबर विल बी ह्यूज, मैथमेटिकल ऑपरेशन वैसे ही कॉम्प्लेक्स होंगे, तो आप एक कॉमन डिवाइजर यूज करते हो 1/1000 ताकि वोट वैल्यू सभी की 3 डिजिट तक रिड्यूस हो जाए। याद रह जाएगा फॉर्मूला। अच्छा इसमें यह भी याद रहे कि अदरवाइज इट वाज सपोज टू लेटेस्ट सेंसस बट इट इज बीन फ्रोजन बिकॉज ऑफ 42nd अमेंडमेंट 1976। इस चीज को मैं उठाऊंगा डिलिमिटेशन के वक्त, तब तक के लिए होल्ड पे रख लीजिए। अभी इतना याद रखिए, हमारे यहां वैसे भी नंबर ऑफ सीट्स ऑफ MP, नंबर ऑफ सीट्स ऑफ MLA, ये सब फ्रोजन है एज पर 1971 सेंसस। और यहां पर भी पॉपुलेशन का बेस आप 1971 लेंगे। क्लियर यहां तक?
निकल आया 1 एमएलए का वोट, पंजाब के 117 एमएलए का वोट वैल्यू निकल आया। ऐसे ही हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र, तमिल, नागालैंड, दिल्ली और पुडुचेरी का भी निकल आया, आ गया। अब आप अगर उन सबको जोड़ दें तो आपको कोई एक वैल्यू मिलेगी। क्लियर? अब आपने करना यह है कि एमपी की वोट वैल्यू निकालने के लिए टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज वोट, हिंदुस्तान के जितने एमएलए का वोट वैल्यू निकाला उसकी डिजिट को रखो यहां और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी से कर दो डिवाइड, लोकसभा और राज्यसभा के बोथ। तो आपको क्या हासिल होगा? वोट वैल्यू ऑफ एन एमपी। एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? लार्जली बीच में तेलंगाना वेलंगाना बन जाता है तो कुछ चेंज आ जाता है, या जम्मू एंड कश्मीर हट गया तो चेंज आ जाएगा। क्या? एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? ऑनलाइन? Sir, what is about the MLA of JNK? Repeat. Categorically, I have said JNK will not take part in presidential election because electoral college में उनका mention नहीं है. Okay. फिर उनकी डिलिमिटेशन को डिफरेंटली फिर कितने नंबर ऑफ एमएलएज हैं? नहीं, उसी सेंसस पे यूज कर दिया, बट डिवाइड हो जाता है, तो स्पेशली जेएन के बाहर हो गया उससे कुछ फर्क पड़ जाएगा तब है, अदरवाइज स्टैटिक है ये। इससे इंपॉर्टेंट क्या है समझना। नाउ कम टू दिस थिंग। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड क्या है। सो प्लीज गिव मी अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ये बताइए क्या वोट वैल्यू ऑफ एमएलए फ्रॉम बठिंडा एंड एमएलए फ्रॉम अंबाला विल बी सेम? नो? हाँ भाई पीछे। वोट वैल्यू फ्रॉम अंबाला एंड वोट वैल्यू फ्रॉम एमएलए फ्रॉम बठिंडा विल बी सेम, डिफरेंट? डिफरेंट। वोट वैल्यू फ्रॉम अंबाला एंड वोट वैल्यू फ्रॉम एमएलए फ्रॉम करनाल विल बी सेम? गुड। वोट वैल्यू ऑफ एन एमपी फ्रॉम बठिंडा एंड अंबाला विल बी सेम? हाँ भाई सेम रहेगी। अच्छा, वोट वैल्यू ऑफ लोकसभा एमपी एंड राज्यसभा विल बी डिफरेंट? सेम। सो अगर उनको इसी तरह का कुछ अप्लाइड सा पूछना है, इस तरह की स्टेटमेंट, और यूपीएससी कर चुका है इस चीज को, क्या? तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इससे पहले कि वहां बैठ के सोचें, कुछ कॉग्निटिव स्टडी अभी कर लीजिए, वहां टाइम वेस्ट ना हो हमारा। मैं सिर्फ कहना यह चाहता हूं क्योंकि हर स्टेट की पॉपुलेशन डिफरेंट है और हर स्टेट के नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज अलग हैं, तो वोट वैल्यू डिफरेंट हो गई, लेकिन स्टेट के लिए तो सेम रहेगी, वो सबके एक फॉर्मूला से आई है। लेकिन एमपीज की वोट वैल्यू आप स्टेट लेवल पे निकाल ही नहीं रहे, एमपीज की वोट वैल्यू आप निकाल रहे हैं नेशनल लेवल पे, वो सबके लिए सेम है। क्लियर? चलिए, अगर नोट, यार ये ना वैसे बहुत काम का है नहीं, पर कई बार ऐसा होता है ना, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ होता है उसके साल 2 साल ये इंपॉर्टेंट सा रहता है करंट अफेयर की वजह से, बट यू नेवर नो व्हाट दे कैन आस्क। तो अगर याद रह जाए तो ठीक है। 2022 में इलेक्शन हुआ था, ठीक है, पंजाब के इलेक्शन के साथ 15 प्रेसिडेंट हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन में ये भी देखा नंबर पूछ लेते हैं, आई डोंट नो व्हाई। देन फॉर्मर गवर्नर ऑफ झारखंड हैं, 64% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इनको मिले हैं, संथल ट्राइब से हैं, ओडिशा से हैं, और ये याद कर लो यार, ये पूछ सकते हैं अगर उनको बहुत स्टैटिक सा बनाना है। इस इलेक्शन में एमपी की वोट वैल्यू थी 708, हाईएस्ट वोट वैल्यू हमेशा यूपी की होती है 208, और लोएस्ट विद सिक्किम 7। सो सी कितना डिफरेंस है एमएलए की वोट वैल्यू का, 7 to 208। क्लियर यहां तक? ओके, अब आइए एक और काम की तरफ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और सारा इलेक्शन प्रोसेस समझ में आ जाएगा। वोट, अच्छा कर लीजिए, नोट्स में होगा यार, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ मैं करता हूँ शरारत कभी कभी, तो लिख लो। हाँ जी, यशवंत सिन्हा।
इफ माई मेमोरी सर्व्स मी बेटर, यशवंत सिन्हा। हम्म। इसको हम होल्ड कर लें, राज्यसभा पढ़ना ही है, तब हम इसको कर लेंगे, अभी टॉपिक पे रहते हैं अपने। ठीक है, कर लिया जी नोट? अरे सारा मत लिखो भाई, ये मैं खुद ही कह रहा हूँ, इतना काम का है नहीं। ऐसे ही बस लगता है कि यार रिस्क भी कवर करवा दो, रिस्क भी, अब रिस्क कवर करवाने के चक्कर में रायता फैल जाता है, अगली पीपीटीज में डिलीट ही कर दूंगा, कंडे ही नहीं बीजने। ओके ठीक है, यहां तक ठीक है। चलिए, कम टू दिस थिंग। देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे आ सकता है क्वेश्चन, मेजॉरिटी वोट्स पे आ सकता है कोई स्टेटमेंट, यहां से स्टेटमेंट शायद ना आए, बट हमें समझना पड़ेगा क्योंकि इलेक्शन इसके थ्रू समझ में आता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब कि एक वोट एक ही बार पोल हुई है, लेकिन उसको आप अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस ट्रांसफर कर सकते हैं टू द अदर कैंडिडेट्स। अब हमने अभी बात की कि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, ठीक है। अब इलेक्टोरल कॉलेज के जितने भी टोटल वैलिड वोट्स पोल हुए हैं उनका मोर देन 50% लेना पड़ेगा, लेकिन अगर हंग रिजल्ट आ गया, किसी कैंडिडेट को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो फिर क्या करोगे? दोबारा इलेक्शन कराओगे तो भी क्या गारंटी है कि मेजॉरिटी आ जाए? इसी चीज को समझ लेते हैं। अब समझिए इस चीज को। पहली बात, ये वोट ईवीएम पे नहीं हो रहा है, ये अभी भी बैलेट पेपर पे है। मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है, और कोई भी एमपी एमएलए वोट करने गया, ठीक है, मैम यू एज एन एमपी गोस, तो आपने जाके कहा यार अब आप प्रेफरेंशियल वोट करेंगे। ऐसा नहीं कि एक के आगे मोहर लगा दी, आप कहेंगे ओके माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज दिस पर्सन, सेकंड दिस, थर्ड दिस एंड फोर्थ दिस। फेयर इनफ। मैडम आप गए वोट करने एज ए एमएलए, आपने कहा ओके फर्स्ट प्रेफरेंस ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, व्हाटएवर। कोई और उठ के गया, उसने कहा 1 2 3, ये बहुत घटिया, इसको प्रेफरेंस ही नहीं दूंगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि जितनी प्रेफरेंस अवेलेबल है आप उतनी दे सकते हैं। तो कोई क्या जाके एक भी दे सकता है कि लाइक ए बी सी डी और बस कह दे ये? हाँ सर, ये भी कर सकता है। होते हैं दिल जले कि जा तू जा, कोई भी नहीं, ठीक है, बट एक तो प्रेफरेंस दे के आओगे कम से कम, अदरवाइज इनवैलिड वोट है। यहां तक गेम समझ में आ गई। अब जब सारे एमपी एमएलए वोट कर लेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अथॉरिटी में स्पेशल पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा इन द पार्लियामेंट फॉर एमपीज एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर एमएलएज। ये सारे बैलेट बॉक्स कलेक्ट होकर दिल्ली पहुंचेंगे, ईसीआई के अंडर में ये काउंटिंग शुरू होगी। अब यहां पर राउंड्स ऑफ काउंटिंग में, अब ये गया, चलिए दिमाग में तो हो गई आपके, ठीक है, लाइक देयर विल बी फर्स्ट राउंड, और क्या होगा, ऐसा समझें कि 4 टोकरियां लगा ली हैं, ए बी सी डी। फर्स्ट राउंड काउंटिंग में ओनली फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी काउंटेड फॉर द टाइम बीइंग, सेकंड थर्ड प्रेफरेंस आर इग्नोर्ड। तो मान लीजिए कोई एक बैलेट खुला, आपका वाला खुला, आपने मान लीजिए सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, तो आपकी पूरी वोट वैल्यू कहां गई? सी के खाते में। मैम आपका खुल गया, आपने सपोज ए को दी थी, तो आपका वोट वैल्यू कहां गया? ए के खाते में। आपने मान लीजिए डी को दिया था, तो आपका पूरा वोट वैल्यू कहां गया? डी के खाते में। एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो सबको कुछ ना कुछ वोट्स मिलेंगे। इसके बाद जब सारे वोट्स काउंट कर लिए जाएंगे, अब ये चेक करेंगे किसी ने मेजॉरिटी वोट्स अचीव किए या नहीं किए हैं। अगर तो कर लिए तो मुबारक, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। लेकिन अगर नहीं किया मेजॉरिटी वोट्स अचीव, तो अब बात सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग में गई। अब सेकंड राउंड में काउंट क्या करोगे? वोट तो बचा नहीं कोई। अब
जो भी इनमें से कोई तो एक होगा जिसको सबसे कम वोट मिले होंगे, इसको पकड़ लेंगे। सपोज बी है, लीस्ट वोट मिले इसको। एक तो ये प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर, अब मुकाबला 3 में बचा है। अब इसके वोट ट्रांसफर करेंगे दूसरों के खाते में अपॉन सेकंड प्रेफरेंस। मैं इसके वोट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी टोकरी में वोट इसलिए पड़े क्योंकि इन वोट में फर्स्ट प्रेफरेंस इसी की है। लेकिन डोंट यू थिंक सेकंड प्रेफरेंस तो डिफरेंट लोगों की हो सकती है? ठीक है, मान लीजिए आपने वोट किया था तो बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, लेकिन आपकी सेकंड प्रेफरेंस डी की है। क्लियर? तो देखेंगे इसके वोट में सेकंड प्रेफरेंस किसकी है? डी की है। तो सारा वोट वैल्यू कहां चला गया? डी के खाते में। अगला वोट खुल गया आपका, आपने भी मान लीजिए बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, लेकिन आपने सेकंड प्रेफरेंस ए को दे रखा था, जस्ट सपोज। तो आपका सारा वोट वैल्यू कहां गया? ए के खाते में। तो सेकंड प्रेफरेंस के आधार पर इन जनाब के सारे वोट्स दूसरे कैंडिडेट के खातों में ट्रांसफर हो जाएंगे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब आप देख लीजिए 50% किसी ने अचीव किया है तो ठीक है, अदरवाइज थर्ड राउंड एंड सेम विल बी रिपीटेड टिल अ कैंडिडेट गेट्स 50% वोट्स, मोर देन 50%, और एंड में बचेगा एक। फाइनली प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड। एनी डाउट प्लीज आस्क। क्लियर है भाई? चलिए डन, आ जाइए आगे। प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया तो जल्दी से इंपीच कर देते हैं। नाउ इट कम्स, व्हाट इज द ग्राउंड फॉर इंपीचमेंट? अगर पोस्ट से हटाना है तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्राउंड। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ लें द ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ए वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बी करप्शन, सी क्राइम, तो आपका जवाब ए बी सी ऑल नहीं होगा, आप कहेंगे ओनली ए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना लिखा हुआ है। क्या? अब अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर प्रेसिडेंट को पोस्ट से हटाना है तो इंपीचमेंट प्रोसेस लाना पड़ेगा। दिस इज क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस डन थ्रू द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। नाउ कम लोकसभा, राज्यसभा, देयर आर 2 हाउसेस। ओके, अब पहली बात तो impeachment of president can originate from either house of parliament। आप चाहे लोकसभा से कर लो, आप चाहे राज्यसभा से कर लो। हम अपने एग्जांपल में राज्यसभा से कर लेते हैं। तो पहली बात तो इस impeachment प्रोसेस को एडमिट कराने के लिए 1/4 MP का सपोर्ट चाहिए। कम से कम 1/4 MP सपोर्ट करेंगे तो ये रेजोल्यूशन एडमिट होगा। जैसे ही ये रेजोल्यूशन एडमिट होगा, इसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर 14 दिन का एक नोटिस सर्व करेंगे अपॉन द प्रेसिडेंट, ताकि वो अपना डिफेंस प्रिपेयर कर लें। आपके ऊपर ये इल्जाम लगे हैं, आप डिफेंस प्रिपेयर कीजिए सर। क्या? उसके बाद इन 14 दिन में कोई टेंजिबल कार्रवाई नहीं हो सकती है, कोई वोटिंग नहीं हो सकती है। 14 दिन के बाद किसी भी दिन अब इस हाउस को ये रेजोल्यूशन पास करना है बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ, हाँ भाई है कोई बताएगा? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ जजेस का चल रहा है। हाँ भाई, एनीवन गेस है? हाँ भाई, कौन सी मेजॉरिटी है इसमें? याद रखिएगा, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, एग्जैक्टली राइट, टोटल स्ट्रेंथ। This is the toughest needed majority under Indian Constitution and it is asked only at one place in the Constitution, और कहीं ये पूछी ही नहीं गई है। तो अगर ऐसी कोई यूनिक चीज है तो वैसे ही याद कर लेंगे हम लोग इसको। क्या? 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है ब्रदर, आप जो कह रहे थे वो जजेस वाली है, यही कंफ्यूजन वो क्रिएट करेंगे। तो जहां जहां वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं वहां हम क्लैरिटी लाते चलेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद ये रेजोल्यूशन विल बी ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस
नाउ दिस हाउस विल एक्ट एज इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। ये बड़ा यूनिक है, इसमें एक ओरिजिनेटिंग हाउस होता है, दूसरा इन्वेस्टिगेटिंग हाउस होता है। इन्वेस्टिगेटिंग हाउस है तो अब ये हाउस प्रेसिडेंट के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करेगा। यहीं पर प्रेसिडेंट को राइट टू डिफेंड मिलेगा। वो इन पर्सन भी डिफेंड कर सकते हैं, वो थ्रू अटॉर्नी, कोई लीगल काउंसिल के थ्रू भी अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। और इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगी रिपोर्ट। इफ प्रेसिडेंट इज नॉट फाउंड गिल्टी ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर यही प्रोसेस रुक जाएगा। एंड इफ प्रेसिडेंट इज फाउंड गिल्टी देन अब इस हाउस को भी 2/3 मेजॉरिटी, कौन सी, ऑफ टोटल स्ट्रेंथ के साथ ये रेजोल्यूशन पास करना है। द मोमेंट द सेकेंड हाउस passes the resolution, president stand impeached from the post। अब इसको लेके जैसे बिल जाता है ना प्रेसिडेंट के पास साइन कराने, वो नहीं जाएंगे कि मैडम साइन करे जे माड़ा जा मैं की कीता, मैं ਤੁਹਾਡੀ गेम कीती जे, वो नहीं कर जाना। द मोमेंट इट्स गॉन। एनी डाउट प्लीज आस्क। क्रिस्टल क्लियर है? रुक जाओ 2 मिनट बैठो, काम की बात चल रही है, आप ही से बात करनी है मुझे। हाँ, प्रेजेंट, 1 मिनट, ठीक है चलो, ओके यहां तक क्लियर है। इंपीचमेंट से पूछिए आप, अभी इस प्रोसेस पे रहिए आप, अभी सारे जवाब दे दूंगा, याद रह जाएगा। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, इस बार आप शुरू कर लीजिए लोकसभा से। लोकसभा में 1/4 एमपी का सपोर्ट, उसके बाद लोकसभा इज कंसिडर्ड एज ओरिजिनेटिंग हाउस, 2/3 टोटल मेंबरशिप सपोर्ट ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा। नाउ राज्यसभा विल एक्ट एज इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। 14 दिन का नोटिस यहां सर्व हो जाएगा। अब यहां इन्वेस्टिगेशन होगा, राइट टू डिफेंड मिलेगा, गिल्टी हुआ तो अब इनके पास करने पे होगा। इतनी सी बात, दैट्स इट। 1/4, हाँ, टोटल यहां के 1/4, यहां के 1/4, कम से कम 1/4 का सपोर्ट चाहिए मोशन के लिए। हाँ जी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। हाँ जी, चेंज कीजिए जल्दी।